नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं अमृता। शुरुआत हेडलाइंस से। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संशय को प्रधानमंत्री ने किया खत्म। लागत में आने वाले तमाम खर्चों का मिलेगा 1.5 गुना। कहा, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से होगी किसानों की आय दोगुनी। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराना चाहती है कांग्रेस। एक साथ चुनाव कराने की बीजेपी की मंशा को किया खारिज। पार्टी महाधिवेशन में सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं से कर्नाटक चुनाव में देश की राजनीति को बदलने का किया आह्वान। आंध्र प्रदेश के बीजेपी नेताओं से अमित शाह की मुलाकात। राज्य के विकास के लिए जताई केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता। विशेष राज्य के दर्जे पर राजनीतिक प्रस्ताव लाकर पार्टी करेगी अपना रुख साफ। भारतीय उच्चायोग के राजनयिकों और कर्मचारियों को डराने और उत्पीड़न की कार्रवाई बंद करे पाकिस्तान। भारत की दो टूक। दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन में शिरकत से पाकिस्तान ने किया किनारा। और रूस और ब्रिटेन के बीच तकरार बढ़ी। मॉस्को में ब्रिटेन के 23 राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त। पूर्व रूसी जासूस पर ब्रिटेन में जहर देने के मामले के बाद से उपजा है तनाव। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से किसानों की आय को दोगुना करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के परिसर में आयोजित कृषि उन्नति मेले में किसानों को संबोधित कर रहे थे। मेले में कृषि के क्षेत्र में हुई प्रगति और आधुनिक तकनीकी से लोगों को रूबरू करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए बजट में किए गए ऐलान के मुताबिक 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संशय को खत्म किया है। प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि एमएसपी को 1.5 गुना करने का क्या मतलब है। एमएसपी यानी निश्चित फसलों पर किसानों को दी जाने वाली रकम में जो लागत जोड़ी जाएगी उसमें श्रम का मूल्य, मशीन का खर्च, बीज का मूल्य, सभी तरह की खाद का मूल्य, सिंचाई पर खर्च, लैंड रेवेन्यू, मवेशियों का उपयोग, लीज की जमीन पर दिया गया किराया समेत अन्य खर्च शामिल हैं। देश के परिश्रमी किसानों की आय से जुड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान का पूरा लाभ किसानों को मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उपज को बेचने में सहूलियत के लिए देश में 22,000 ग्रामीण हाटों का जरूरी ढांचागत विकास किया जाएगा। साथ ही एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को आयकर में राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को पूरे देश में बढ़ावा देने में जुटी है। खासतौर पर पूर्वोत्तर के राज्यों को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। ग्रीन और व्हाइट रिवॉल्यूशन के साथ ही जितना ज्यादा हम ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन, वाटर रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, स्वीट रिवॉल्यूशन पर बल देंगे उतना ही किसानों की आय बढ़ेगी। इस उन्नति में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे देश भर में फैले हमारे कृषि विज्ञान केंद्र। आपकी मेहनत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यू इंडिया की राह को मजबूत बनाने में किसानों और वैज्ञानिकों की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बीमा, सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। किसानों को चिंता मुक्त करने में ये सरकार का सबसे बड़ा काम है। उन्होंने कहा कि 80,000 करोड़ रुपए खर्च करके दशकों से लंबित सिंचाई योजनाओं को पूरा किया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 राज्यों में 25 कृषि विज्ञान केंद्रों की आधारशिला रखी। साथ ही जैविक खेती पोर्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने कृषि कर्मण पुरस्कार और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किया। कि मैं एक संकल्प हम लोगों ने लिया था कि किसान भाई जो कि हमारे 70% आबादी है देश की, अब वो आज भी जो है इतने पिछड़े और इतने बेजार हालात में रह रहे हैं, तो उनके लिए कुछ करना है। तो इसी वजह से जो है ये संस्थान हम लोगों ने स्टार्ट करी थी 2006 में, और आज शायद इन्हीं सबकी मेहनत की वजह से हम लोगों को इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को पराली जलाने से बचने की सलाह दी।
और सोलर फार्मिंग पर जोर देते हुए कहा कि किसान इससे अतिरिक्त आय की कमाई कर सकते हैं। कृषि उन्नत मेला 2018 रविवार तक चलेगा, जिसमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी मुहैया कराई जा रही है। किसान अगर लीक से हटकर खेती करे तो न केवल अपनी कमाई बढ़ा सकता है बल्कि अपना नाम भी कमा सकता है। सरकार की कोशिश गांव-गांव तक कृषि की आधुनिक तकनीक पहुंचाने की है। लोगों को भी इसके इस्तेमाल के लिए आगे आना होगा। कैमरामैन प्रशांता कर्माकर के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कांग्रेस ने चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए बैलेट पेपर से मतदान के पुराने तरीके को वापस लाने पर जोर दिया। पार्टी ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों को एक साथ कराने का विचार संविधान के तहत असंगत और अव्यावहारिक है। दिल्ली में चल रहे पार्टी महाधिवेशन में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों के लिए कमर कसने को कहा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की मंशा को खारिज कर दिया है। दिल्ली में चल रहे कांग्रेस महाधिवेशन में पार्टी ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में कहा कि बीजेपी की ये कोशिश संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाती है और अव्यवहारिक है। हालांकि कांग्रेस ने इसके लिए आम सहमति बनाने की बात भी कही है। अपने राजनीतिक प्रस्ताव में पार्टी ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर भी जोर दिया है। पार्टी मानती है कि ईवीएम को लेकर जनता में अभी भी कई तरह की आशंकाएं हैं। पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि आगामी चुनाव में वो सभी समान विचारधारा वाले दलों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने विशेष राज्य के दर्जे की आंध्र प्रदेश की मांग को जायज बताते हुए केंद्र सरकार की ओर से नजरअंदाज करने की निंदा की है। प्रस्ताव में महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश भी की है। दिल्ली में चल रहे पार्टी के अधिवेशन को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी संबोधित किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए कमर कसने को कहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस नहीं झुकी है। उन्होंने राहुल गांधी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नए नेतृत्व में कांग्रेस देश की विविधता भरे समाज की नुमाइंदगी करेगी। सोनिया गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर खास जोर देते हुए उम्मीद जताई कि पार्टी वहां ऐसा प्रदर्शन करेगी जिससे राजनीति करवट लेगी। कांग्रेस वह पार्टी बने जो एक बार फिर देश के राजनीतिक और सार्वजनिक संवाद की सूत्रधार बने। आज तो केवल एक ही बात मायने रखती है कि जिस महान पार्टी से हमारा इतना पुराना नाता है उससे किस तरह से और मजबूत किया जाए जिससे वर्तमान चुनौतियों का सामना किया जा सके और पार्टी को जीत मिल सके। महाअधिवेशन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने बीजेपी पर देश में गुस्सा और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही देश को नई राह दिखा सकती है। तो देश एक प्रकार से थका हुआ है, रास्ता ढूंढ रहा है, और मैं दिल से कहता हूं कि देश को सिर्फ कांग्रेस पार्टी रास्ता दिखा सकती है। दिल्ली में चल रहे कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में देश भर से हजारों कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए हैं। इस दौरान पार्टी की आगामी रणनीति और अंदरूनी मजबूती पर खास मंथन हो रहा है। महाअधिवेशन में कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए दिशा तय कर दी। कांग्रेस के नेतृत्व को उम्मीद है कि नई रणनीति और नए पॉलिटिकल अलाइनमेंट से कांग्रेस पार्टी के लिए 2019 की राह आसान हो जाएगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन सरोज के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। टीडीपी का एनडीए से समर्थन वापसी मामले पर आंध्र प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने बीजेपी नेताओं से स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए कहा है। उन्होंने नेताओं से ये भी कहा कि वो जनता के बीच ये संदेश पहुंचाएं कि आज़ादी के बाद एनडीए ने ही आंध्र प्रदेश का सबसे ज्यादा साथ दिया।
इस मुद्दे पर पार्टी एक राजनीतिक प्रस्ताव लाएगी जिसके जरिए वो अपना रुख साफ करेगी। इस मुलाकात में बीजेपी के 4 विधायक, 2 एमएलसी और 2 सांसदों के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव भी मौजूद थे। State will pass a political resolution in which we will explain to the people our stand on the issues raised by the Chief Minister Shri Chandrababu Naidu. We are as much committed to the development of Andhra Pradesh, if not more, as Mr. Chandrababu Naidu and his government is. Because of our commitment to the development and progress of Andhra Pradesh, we have done so much in the last 4 years in the form of number of centrally aided projects. भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो भारतीय उच्चायोग के राजनयिकों और कर्मचारियों को डराने और उत्पीड़न की कार्रवाइयों को बंद करे। भारत ने कहा कि स्थिति काफी खराब होती जा रही है और इससे दोनों देशों के राजनयिक और कूटनीतिक संबंध काफी बदल जाएंगे। पाकिस्तान ने इस बीच भारत स्थित अपने उच्चायुक्त को हालात के बारे में बताने के लिए इस्लामाबाद बुलाया है और जल्द ही उनके वापस लौटने की संभावना है। भारत और पाकिस्तान के बिगड़ते राजनयिक संबंधों के बीच पाकिस्तान ने दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन में भाग लेने से मना कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत पर उर्स यात्रा के लिए पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा नहीं देने का भी आरोप लगाया है। वहीं भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान से भारत के राजनयिकों के उत्पीड़न रोकने की मांग की है। भारत ने इस मामले में पाकिस्तान को आरोप पत्र भेजा है जिसमें 5 शिकायतें की गई हैं। ये शिकायतें 14 से 16 मार्च के बीच की हैं। भेजे गए आरोप पत्र में कहा गया है कि पाकिस्तान में भारत सरकार की वेबसाइट को ब्लॉक किया गया, राजनयिकों को अवांछित कॉल किए गए, देर रात घर की घंटी बजाने और पैसे मांगने के प्रयास भी किए गए। साथ ही भारतीय राजनयिकों के साथ हुए दुर्व्यवहार, पीछा करने और धमकाने की सिलसिलेवार जानकारी भी इस आरोप पत्र में दी गई है। जो जवाबी कार्रवाई हमारी तरफ से हुई है वो ज़रा सख्त रहा है और घबरा गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसी समस्या है जो 2 विदेश मंत्रालयों के बीच बातचीत में हल हो जाएगा। हाँ, क्रोध दिखाने के लिए शायद उनके हाई कमिश्नर वहाँ 2-3 हफ्ते 1 महीने वापस ना आए, लेकिन आएगा ज़रूर और संबंध वापस ले जाएंगे। तनाव जो इससे नहीं बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा जब घुसपैठ कश्मीर में बढ़ता है और हम जवाबी कार्रवाई करते हैं जो हम जरूरी समझते हैं। पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों के लगातार परेशान करने की घटनाएं आ रही हैं। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त को इस्लामाबाद क्लब की सदस्यता देने से मना किया गया। भारतीय उच्चायोग की बिल्डिंग के निर्माण को भी रोका गया। इन सभी घटनाओं से भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि 2 देशों के बीच का विवाद राजनयिकों और उच्चायोग के कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से तंग करने तक पहुंच गया है। Well, the way out of the present situation is quite straightforward. There is a code of conduct which has been agreed to by India and Pakistan in the 1990s about how diplomats and diplomatic missions should be treated and how they should function. And both foreign officers should mutually agree to observe that code of conduct. That will immediately resolve the present issue, regardless of why and how it has arisen. It may well be that the provocations this time began from Pakistan, but the fact is that it is equally in our interest that as far as diplomatic missions are concerned, they should be ring-fenced from the larger issues of India-Pakistan political and bilateral relations. उधर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सोहेल महमूद पूरे मामले से अपनी सरकार को अवगत कराने के लिए इस्लामाबाद गए हैं। इस्लामाबाद में बातचीत की प्रक्रिया संपन्न करने के बाद वे भारत लौटेंगे। इस बीच पाकिस्तान ने भी भारत में पाकिस्तानी राजनयिकों के उत्पीड़न की शिकायतें की हैं। हालात काफ़ी गंभीर हो गए हैं और यदि ठीक से इसका निपटारा नहीं किया गया तो दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। सीमा पर भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम के उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और राजनयिकों के साथ बदसलूकी समझा जाता है कि उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। हालांकि सेना के जवान गोलियों का जवाब गोलियों से दे रहे हैं, लेकिन राजनयिक जवाब किस तरीके से देना है यह भारत पाकिस्तान को तय करना है। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन विजय के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन।
और जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। गाड़ी में हाजीपुरा के एसएसपी बैठे हुए थे। हालांकि हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलवामा में चल रहा एनकाउंटर खत्म हो गया। पुलिस को तीसरे आतंकी का शव मिल गया है। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 आतंकियों को मार गिराया। गुरुवार को आतंकियों ने बीजेपी नेता अनवर खान पर हमला किया था, जिसके बाद पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। विमानन कंपनियां इंडिगो और गो एयर ने इस महीने अपनी 626 उड़ानों को रद्द करने का फैसला किया है। इसमें इंडिगो की 488 और गो एयर की 138 फ्लाइट्स शामिल हैं। इंजन में खराबी की शिकायत के बाद दोनों एयरलाइंस ने यह फैसला किया। इस बीच नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि इससे हवाई सेवा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि डीजीसीए के फैसले से महज 2% फ्लाइट्स पर ही असर पड़ेगा। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की। यात्री इंडिगो और गो एयर की फ्लाइट्स रद्द होने से परेशान नजर आ रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि ये स्थिति पूरे महीने बनी रह सकती है, क्योंकि इस महीने दोनों कंपनियों ने 626 फ्लाइट्स रद्द करने का फैसला किया है। यात्रियों को डर है कि कहीं ये मुसीबत टिकटों की मारामारी में तब्दील न हो जाए। It will be a very lot of cause a lot of inconvenience to the customers, to the flyers. So I think the DGCA and the government should look into it as early as possible. हमारे रिलेटिव्स आए हुए हैं, मतलब कि they may feel some problem कि हम मतलब कि इंडिगो की फ्लाइट है उनकी, वो जाती है कि नहीं जाती मंडे को। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने इंडिगो और गो एयर के A320 नियो इंजन वाले 11 एयरक्राफ्ट्स की उड़ानों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इनके इंजनों में टेक ऑफ से ठीक पहले या उड़ान के दौरान हवा में बंद होने की शिकायतें आ रही थीं। इंडिगो के पास 8 और गो एयर के पास 3 A320 नियो इंजन वाले प्लेन हैं। जानकारों के मुताबिक महज 15 दिनों में इंजन की खामी को पकड़ पाना आसान नहीं है। ये इंजन में कुछ इंटरनली कुछ गड़बड़ी है, तो एयरलाइंस को तभी होशियार होना चाहिए था कि इन जहाज़ों को जहाँ पर इस तरफ की इंजन है उसको नहीं उड़ाए और इतनी फ्लाइट्स नहीं चालू कर दे। डीजीसीए को दी गई जानकारी के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस ने 15 से 31 मार्च के बीच 488 फ्लाइट्स रद्द करने का फैसला लिया है। इनमें इंडिगो की 15 से 21 मार्च तक हर रोज़ 36 फ्लाइट्स, 22 से 24 मार्च के बीच हर रोज़ 18 फ्लाइट्स और 25 से 31 मार्च के बीच हर रोज़ 16 फ्लाइट्स रद्द रहेंगी। गो एयर ने 15 से 24 मार्च के बीच 138 फ्लाइट्स रद्द करने की बात कही है। कंपनी 16 से 24 मार्च तक हर रोज़ 10 जगहों पर जाने वाली 7 फ्लाइट्स, 15 से 22 मार्च के बीच 6 फ्लाइट्स हर हफ्ते के हिसाब से बंद रखेगा। इंडिगो और गो एयर औसतन हर दिन 1200 फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं। डीजीसीए की 11 उड़ानों की रोक के बाद इंडिगो एयरलाइंस और गो एयर ये दोनों एयरलाइंस हरकत में आ गई हैं। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है कि मार्च के महीने में 600 से ज़्यादा उड़ानें रद्द की जाएंगी, लेकिन माना जा रहा है कि दूसरी एयरलाइंस इस फैसले का फ़ायदा उठाकर मनमाना किराया भी यात्रियों से वसूल कर सकती हैं। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को उगादी, चैत्र शुक्लादि, गुड़ी पड़वा और चेती चांद की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ये त्यौहार परंपरागत नववर्ष की शुरुआत को दर्शाते हैं और हमारे देश की विविध संस्कृति और समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। उन्होंने कामना की है कि ये त्यौहार हमारे जीवन में समृद्धि और खुशी लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को उगादी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में हो रहे महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उगादी प्रकृति और पर्यावरण का पर्व है। इससे मानव जाति के शुरुआत के तौर पर मनाया जाता है। उगादी का अर्थ होता है एक युग की शुरुआत। उगादी मानव जीवन की शुरुआत का ही पर्व है, सृष्टि की रचना की शुरुआत का पर्व है। ये नई उम्मीदों,
नई आशाओं, आकांक्षाओं का पर्व है। ये प्रकृति का पर्व है, ये पर्यावरण का पर्व है। इस पर्व को मना रहे प्रत्येक व्यक्ति को मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं। पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का आज 56वां जन्मदिन है। कल्पना दुनिया की जानी मानी अंतरिक्ष यात्री थीं, जिन्होंने इस क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया। कल्पना चावला का जन्म 1962 में आज ही के दिन हरियाणा के करनाल में हुआ। भारत में बीटेक तक की पढ़ाई करने के बाद वो अमेरिका चली गईं। कल्पना अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा से 1988 में जुड़ी। उन्होंने फ्लूइड डायनेमिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान किया। 1995 में कल्पना नासा में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर शामिल हुई और 1997 में उन्हें अपनी पहली उड़ान के लिए चुना गया। उनकी ये यात्रा सफल रही और दुनिया भर में कल्पना चावला ने अपना और भारत का परचम लहरा दिया। नासा ने जनवरी 2003 के अभियान STS-107 के लिए कल्पना को एक बार फिर मिशन विशेषज्ञ के रूप में अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए चुना, लेकिन 1 फरवरी 2003 को अमेरिका के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र पर उतरने से पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला की मौत हो गई। अंतरिक्ष यात्री के तौर पर कल्पना ने 376 घंटे 34 मिनट अंतरिक्ष में बिताए। और रूस ने मॉस्को से ब्रिटेन के 23 राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। रूस ने कहा कि दोनों देशों के बीच तकरार ब्रिटेन की वजह से हो रही है। रूस ने ब्रिटेन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आगे भी गैर दोस्ताना रवैया अख्तियार किया गया तो रूस के पास इसका भी हल है। रूस और ब्रिटेन में जारी तकरार में रूस अब मॉस्को से ब्रिटेन के 23 राजनयिकों को निष्कासित कर रहा है। रूस ने राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। रूस ने कहा है कि ब्रिटिश काउंसिल समस्या का समाधान नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। В ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в городе Солсбери 4 марта, российской стороной в ответ принято следующее решение. इससे पहले रूस के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन राजदूत को तलब किया और उनको इस बात की जानकारी दी। Russia did neither, therefore we announced certain steps. Russia today has informed me of the steps that Russia will be taking in response to that. रूस ने ये फैसला पूर्व रूसी जासूस और उनकी बेटी पर ब्रिटेन में हमले के बाद दोनों देशों के बीच पैदा हुए तनाव के बाद लिया है। वहीं ब्रिटेन ने रूस पर आरोप लगाए हैं कि उसने एक पूर्व रूसी जासूस को ब्रिटेन में नर्व एजेंट के जरिए जहर देकर मारने की कोशिश की थी। रूस अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वहीं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने इस मामले में अपना रुख साफ किया है। थेरेसा मे ने कहा कि अपने आगे के कदम पे वो अपने सहयोगियों से बात करेंगी। I also set out the action we are taking in response. Action to dismantle the Russian espionage network in the UK, to develop new powers to tackle hostile state activity, and the suspension of all planned high-level contact between the UK and the Russian Federation. Today, our ambassador in Moscow was informed by the Russian government of the action they are taking in response. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।